नमस्ते एवरीवन। टेस्ट करना हमारे सीमेंट पे क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, ये टेस्ट ही हमें बता पाते हैं कि हमारा जो सीमेंट है वो पूरा हार्ड होने के बाद कितना ड्यूरेबल रहेगा, कितनी उसकी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। जब हम उसको लार्ज स्केल पे कितने टन्स में जब हम उसको किसी कंपनी से परचेज करेंगे, तो वो हमें वही ड्यूरेबिलिटी दे पाएगा जो हम एक सीमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम अपने स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सभी की सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीमेंट पे निर्भर करती हैं। उसके पार्टिकल्स कितने फाइन होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होनी चाहिए, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कैसा होना चाहिए, उसका फाइनल सेटिंग टाइम कैसा होना चाहिए, वो हीट कितनी रिलीज करेगा। ये सभी सवालों के जवाब हमें टेस्ट से ही मिलते हैं। तो कुल मिला के केवल 8 प्रकार के टेस्ट हैं जो हमारे काम के हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट हैं इनके प्रोसीजर से ज़्यादा इनमें जो अपरेटस यूज़ होता है और इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। तो जो हमारा पहला टेस्ट है वो है केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट। देखिए, कुछ महान लोगों ने सीमेंट्स पे काम किया और कई सालों तक काम किया, जिससे उन्होंने हमें बता पाए कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अगर ये इससे ज़्यादा हुए तो वो जो सीमेंट की एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो इन परसेंटेजेस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ केमिकल प्रोसीजर्स हैं जो हम इस टेस्ट में कभी भी नहीं पढ़ते। हमें सिर्फ कुछ परसेंटेजेस से यहाँ पे मतलब होता है और वही हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में पूछी जाती हैं। हमारा पहला पॉइंट कहता है कि जो मैग्नीशिया का कंटेंट है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है हमारे सीमेंट में तो। और वहीं अगर मैग्नीशिया किसी के साथ है तो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे MgO की फॉर्म में है या किसी और एलिमेंट के साथ है तो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सल्फर का कंटेंट है वो 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं आपसे जो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी आपको टिक करना है 2.5%, मतलब कि 2.5%। क्योंकि ये जो सल्फर है ये हम सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड की फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं पे आपको दिखेगा सल्फर, कहीं पे आपको दिखेगा सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। हमारा थर्ड पॉइंट बहुत बारी SSC में RRB में पूछा गया है। ये कहता है कि इनसॉल्युबल रेजिड्यू कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5, 2, 2.5 या 4। तो आपको टिक करना होता है 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो लॉस ऑन इग्निशन है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, लॉस ऑन इग्निशन का क्या मतलब है? इसमें होता है कि हम 1 ग्राम का सैंपल लेते हैं और उसको 900 से लेके 1000 डिग्री तक पकाते हैं 15 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको रख देते हैं। फिर हम 5 मिनट के लिए उसको फिर हीट करते हैं। उसके बाद उसका हम वेट करते हैं। पहले वो 1 ग्राम का था, अब जितना भी होगा वेट वो 4% से उसका ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए वेट में। रेशियो ऑफ लाइम टू द आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस सिलिका, मतलब लाइम जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये तीनों एलिमेंट्स आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका, इनका जो रेशियो है वो 0.66 से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। और इस रेशियो को हम कहते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लाइम सैचुरेशन फैक्टर किस रेशियो से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको टिक करना होता है 0.66, कई बार होता है 0.67। तो जो भी आपको नियरेस्ट लगे वहीं पे आपको टिक करना है। और किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो होता है 1.02। 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड। ये जो रेशियो है ये 0.66 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुल मिला के 6 पॉइंट्स जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन से कई बार पूछे जाते हैं। और सिर्फ हम ये परसेंटेजेस ही क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब हम किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे सीमेंट का तो वो हमें एक चार्ट देगा, वो हमें ये बताएगा कि हमारा जो सीमेंट है उसमें इतना % मैग्नीशिया है, इतना % सल्फर है, इतना % आयरन ऑक्साइड, इतना % एल्यूमिना, इतना % सिलिका, लाइम। तो उस परसेंटेज से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देख के बता पाओगे कि मुझे कितने % जो है वो चाहिए। अगर आपका मैग्नीशिया आपकी लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो आप उसको मना कर दोगे कि भाई नहीं, आपकी जो सीमेंट है उसमें मैग्नीशिया का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, या तो आप मुझे दूसरे सीमेंट ला के दीजिए या मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमें इन्हीं परसेंटेज से ज़्यादा मतलब होता है और ना कि क्या उनमें प्रोसीजर रहा उन परसेंटेज को निकालने में। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी से हमारा कहने का क्या मतलब है कि कंसिस्टेंसी होती है कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फर्मली अटैच्ड हैं या नहीं है। और वो अटैच कब होते हैं? जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में। और फर्मली अटैच से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपस में जकड़े हुए हैं। और वो कब होता है
कि बिल्कुल जैसे कम हमने पानी ऐड किया तो पार्टिकल्स जो हैं उनका सबका हाइड्रेशन नहीं हो पाता, और ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो एक दूसरे से दूर भागने लग जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमें चाहिए होता है, और वही परसेंटेज ऑफ वाटर हमें बता पाता है कि हमारी जो सीमेंट की पेस्ट बनी है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। और उस परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं पी से। इस पी को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये जो पी है ये आपके आगे होने वाले टेस्ट में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो पी है ये बिल्कुल सही परसेंटेज होती है हमारे सीमेंट के सभी पार्टिकल्स की हाइड्रेशन के लिए और उस सीमेंट पेस्ट की वर्केबिलिटी के लिए। तो बात करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। इसके लिए एक अपरेटस लगता है, उस अपरेटस का नाम है विकेट्स अपरेटस। देखिए और भी तरीके होते हैं कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए, बट इंडिया में हम यही मेथड जो है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये एक्यूरेट भी होता है और ये आगे आने वाले 2 टेस्ट को भी परफॉर्म करके दिखाएगा। तो इसीलिए हम विकेट्स अपरेटस को चूज करते हैं। इस अपरेटस में क्या होता है, आप इस फोटो में देख पा रहे हो कि एक स्केलेटन होता है जिसने कुछ मूविंग पार्ट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। इसमें जो मूविंग पार्ट है वो है हमारा प्लंजर। इसमें एक प्लंजर जो है वो अटैच होता है और उस प्लंजर के साथ एक नीडल अटैच होती है। अब जो सीमेंट की पेस्ट हमने बनाई है वो हम जस्ट इस नीडल के नीचे रखते हैं इस मोल्ड में। पूरा इस मोल्ड को हम फिल कर देंगे और इस नीडल को उस सीमेंट की सरफेस से बिल्कुल टच करा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम प्लंजर को छोड़ेंगे, अभी हमने प्लंजर को होल्ड किया हुआ है, और जैसे हम उसको छोड़ेंगे जो नीडल है वो ड्रॉप होगी नीचे, और उसको जो ड्रॉप होना है वो जाना है 33 to 35 mm तक। जब वो इतने जो डेप्थ है उसको पेनिट्रेट कर देगी सीमेंट की, तब हम कहेंगे जो हमारी सीमेंट की जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो बिल्कुल हमने सही मिलाया और हमारी जो पेस्ट है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो ये तो दिया मैंने आपको टेस्ट के बारे में एक ओवरव्यू, लेकिन इस टेस्ट से हमसे कुछ मेन चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो हैं यहाँ पे कुछ डायमेंशंस और इनके जो है रिजल्ट्स। तो डायमेंशंस में सबसे पहले बात करते हैं इस apparatus की। जो ये प्लंजर यूज़ होता है इसकी जो हाइट होती है वो होती है 50 mm, और जो इस प्लंजर का डाया होता है वो होता है 10 mm। इस प्लंजर के नीचे जो है एक नीडल अटैच होती है। अच्छा, इस प्लंजर का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम्स, राइट। और उसके नीचे जो है एक नीडल अटैच होती है। यूजुअली जो नीडल्स होती हैं वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो नीडल यूज़ होती है वो होती है एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, और उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो होता है 1 mm इंटू 1 mm। वहीं जो नीचे एक मोल्ड रखा है जिसमें हमने सीमेंट की पेस्ट को पूरा फिल कर दिया है, उसका जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 80 mm, और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 40 mm। जिस विकेट्स अपरेटस पे मैंने काम किया था उसमें एक पिन लगती थी और उस पिन से उस प्लंजर को होल्ड किया जा सकता था। तो जैसे ही हम वो पिन को निकालेंगे वहां से, तो जो प्लंजर है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि प्लंजर के साथ एक स्केल जो है वो अटैच रहता है, तो प्लंजर कितना नीचे गया वो स्केल हमें बता देता है कि प्लंजर ने इतने mm मूवमेंट करी है, और वहां से आप अपने टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं उस सीमेंट पेस्ट की जो हमें तैयार करनी है। सीमेंट पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें 24 to 25% जो है वो वाटर मिलाते हैं बाय द वेट ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट के जितना वेट है उसका 24 to 25% जो वेट होगा वाटर का वो हम उस सीमेंट पेस्ट में मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे थॉरोली, और फिर इसको उस मोल्ड में फिल कर देंगे। फिल कहाँ तक करना है, पूरा टॉप तक करना है। और जैसे ही नीडल ड्रॉप हुई और वो 33 to 35 mm के बीच की जो रीडिंग है वो आपको दे रही है, तो जितना परसेंटेज आपने पानी मिलाया था वो बिल्कुल सही परसेंटेज था, और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वहीं अगर आपकी रीडिंग जो है वो कम ज़्यादा हो रही है तो आप अपनी परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई बार आप जा सकते हैं 23 की तरफ, फिर आप जा सकते हैं 26 की तरफ। तो आप देख लीजिए कि किस तरफ आपकी जो रीडिंग है वो नियरेस्ट आ रही है 33 to 35 mm के बीच में, तो आप वहाँ से अपनी उस परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें ये आता है कि जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 5 to 7 mm फ्रॉम टॉप होनी चाहिए, 33 to 35 mm फ्रॉम बॉटम होनी चाहिए, या 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम होनी चाहिए, या 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपको लगेगा कि 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन भी सही है जो कि है थर्ड ऑप्शन, दैट इज 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। क्योंकि जो टोटल हाइट है उस विकेट्स मोल्ड की वो है 40 mm। अब उसमें से 33 to 35 mm जो है वो अगर पेनिट्रेट कर गया तो नीचे से कितनी जो डेप्थ है वो पेनिट्रेशन की वो बच गई, दैट इज 5 to 7 mm। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि बॉटम से जो नीडल है वो कितनी ऊपर होनी चाहिए, तो आपको टिक करना है 5 to 7 mm।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में, और आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इसी अपरेटस पे बेस्ड टेस्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।